गणपति बप्पा मोरया। आप सभी का स्वागत है इस खास और विशिष्ट शो में विघ्नहर्ता पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज। जी हाँ, जहाँ हम बात करेंगे उन आर्थिक विघ्नों की और मानसिक विघ्नों की जो हमें अपने पैसों के सही तरीके से प्रबंधन में रुकावट डालते हैं। गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी वो हमारे जीवन के हर छोटे बड़े विघ्नों को हटाने वाले हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम न केवल अपने घरों में पूजा करते हैं, बल्कि उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन के उन विघ्नों को भी दूर कर सकते हैं जो हमारे फाइनेंशियल निर्णयों में आकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस गणेशोत्सव पर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने वित्तीय जीवन में आने वाले हर प्रकार के विघ्न को सही समझ और रणनीति से हटाएं और एक मजबूत वित्तीय भविष्य की नींव रखें। आज हम चर्चा करेंगे दो मुख्य पहलुओं पर। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर भी हम वो पहलू लेकर आएंगे। बिहेवियरल विघ्न। जी हाँ, हमारे साथ इसके लिए जुड़ेंगी एका बैनर्जी, जो एक मशहूर बिहेवियरल फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं और कई सारी इन्हीं तरह की बातों पर अपनी राय भी रखती हैं। वो हमें बताएंगी कि कैसे हमारे खुद के सोचने समझने और निर्णय लेने के तरीके हमारे निवेश और वित्तीय सफलता में विघ्न डाल सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अक्सर अपनी भावनाओं या तत्कालिक इच्छाओं के आधार पर निवेश करते हैं या फिर डर और लालच के कारण सही फैसले नहीं ले पाते? ऐसे विघ्न हमारे रास्ते में आकर हमें लंबे समय में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और एका हमें बताएंगी कि कैसे हम अपनी मानसिकता और सोच को सही दिशा में मोड़ सकते हैं ताकि हम अपने निवेश को और बेहतर तरीके से नियंत्रित भी कर सके। जी हाँ, अगले विघ्न की ओर हम बढ़ते हैं और अगला विघ्न आपके पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजीज को लेकर विघ्न है। जी हाँ, बिहेवियरल विघ्न पर तो हमने बातचीत कर ली, जिसके तमाम पहलू हम एका से समझेंगे, लेकिन जहाँ तक स्ट्रैटेजीज की बात है, रणनीति की बात है, और क्योंकि आपका पोर्टफोलियो अगर जुड़ा हुआ है शेयर बाजार से, तो शेयर बाजार से जुड़ी जो अनिश्चितता है वो किस तरह से आपके पोर्टफोलियो पर असर डालती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ इसके लिए होंगे विनायक सप्रे, जो एक एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल प्लानर और पोर्टफोलियो को लेकर गहरी समझ रखते हैं, तमाम तरह की पहलुओं पर अपनी राय भी रखते हैं और लोगों का मार्गदर्शन भी करते आए हैं। उनसे हम समझेंगे कि सही पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज ना होने या गलत निर्णय लेने के कारण हम अपना पैसा जो है बेवजह गंवा सकते हैं। गलत निवेश विकल्प अगर आपने चुन लिया है, ज़्यादा जोखिम उठाना अगर आपको पड़ रहा है, या फिर एक ही प्रकार के निवेश पर ज़्यादा निर्भर आपको रहना पड़ रहा है, ये सब हमारे लिए एक पोर्टफोलियो का विघ्न बन सकते हैं। तो विनायक जी से हम समझेंगे कि कैसे हम इन विघ्नों को पहचानें और एक मजबूत और विविध पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो हमें न केवल सुरक्षा दे बल्कि लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न भी दे। तो इस शो का उद्देश्य यही है कि हम सभी मिलकर अपने फाइनेंशियल निर्णयों में होने वाले मानसिक और वित्तीय विघ्नों को पहचानें और उन्हें हटाकर एक सशक्त और लाभकारी निवेश यात्रा की ओर आपको लेकर जाएं। और चलिए, आज के इस खास शो में हम उन विघ्नों का विश्लेषण करेंगे जो आमतौर पर हमारे निवेश में बाधाएं डालते हैं। साथ ही बताएंगे इन्हें कैसे समाप्त किया जा सकता है ताकि आपके निवेश का मार्ग सरल हो, सफल हो। तो इस गणेश उत्सव के समय जब हम विघ्नों के नाश और नई शुरुआत की बात करते हैं, तो क्यों ना हम भी अपने वित्तीय जीवन को एक नई दिशा दें, एक ऐसी दिशा जो स्थिरता, समृद्धि, सफलता की ओर हमें ले जाए। तो आइए, गणपति बप्पा के आशीर्वाद से हम अपने वित्तीय जीवन में आने वाले विघ्नों को दूर करें और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। एक बार फिर से जोर से कहते हैं गणपति बप्पा मोरया। और शुरुआत करते हैं, मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे दोनों ही मेहमानों को। विनायक सप्रे फाइनेंशियल कोच, लेखक हैं, और एका चतुर्वेदी बैनर्जी फाउंडर है एकम रेजोनेंस की। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, और आप दोनों को भी गणेश चतुर्थी की और गणपति बप्पा के आगमन की ढेरों शुभकामनाएं। उन सभी का, उनका आशीर्वाद हम सब पर रहे, आप पर रहे। और विघ्नों की हम बात कर रहे हैं, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा आ रहे हैं, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ को सुधारना। और लाइफ की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर बात होती है आपके फाइनेंशियल की और आपके ज़िंदगी की आमतौर की भी। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें सबसे पहले एक, और मैं बिहेवियरल एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ सबसे पहले। बहुत ही माहौल असमंजस वाला है, अनिश्चितता वाला है अगर हम फाइनेंशियल लाइफ में अपने पोर्टफोलियो को देखें एका। और हो ये रहा है दरअसल कि इतनी अनिश्चितता में आपके निवेश को लेकर आप कैसे आगे बढ़ें, इसको लेकर असमंजस है। तमाम एक्सपर्ट्स बैठते हैं चैनल पर, राय भी देते हैं, लेकिन एक तो राय जो आपको बाहर से मिलती है एका, और एक रणनीति और एक राय जो आप
जो आप खुद को पहचान कर भी बना सकते हैं। तो विघ्न आपकी सोच में, आपकी भावनाओं में, आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए क्या क्या हो सकते हैं? नमस्कार, बहुत दिनों बाद मिले कविता आपसे और बहुत ही अच्छा लग जी। रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड गणपति बप्पा मोरया। विनायक जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, कविता जैसे आपने सही कहा, विघ्न दो तरह के होते हैं, बाह्य विघ्न और अंतरंग विघ्न। जो बाह्य विघ्न होते हैं वो चीजें जो बाहर से हो रही होती हैं, जो हमें ना समझ में आती हैं और फ्रैंकली ना जिन पे हमारा कोई कंट्रोल होता है। अब वो हो गए कि एक देयर इज अ वॉर बिटवीन टू नेशंस, लड़ाई है, युद्ध है, ऑयल क्राइसिस है, बाढ़ आ गई, लिटरली उसको तो हम कहते भी एक्ट ऑफ गॉड और फोर्स मेजोर ही कहते हैं। तो ये जो बाह्य सर्कमस्टांसेस होते हैं, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम उन पे ज्यादा पैनिक करते हैं और उन पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, जबकि हमारे लिए बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली एज एज गणपति बप्पा कम्स इन, कि गणपति बप्पा अपने विघ्न देखेंगे, बाह्य विघ्न वो देख लेंगे। बाढ़ है, युद्ध है, तूफान है, आंधी है, ऑयल क्राइसिस हो रहा है, कहीं पे ऑयल लीक हो गया है, ये चीजें गणपति बप्पा ही देख सकते हैं, वो हमारे हाथ में भी नहीं है। लेकिन उन चीजों पर रिस्पॉन्ड ना करके, पैनिक ना करके, घबरा के नहीं, यदि हम अपने आप को अपने भीतर, अपने स्वयं चित्त में, स्वयं बोध में यदि अपने आप को स्थापित कर लें, तो हमारे लिए जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो तो खैर सुलझ ही जाएंगे, लेकिन और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसकी भी बहुत क्लैरिटी, बहुत ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगी, और हम खुद को भी खूब सशक्त पाएंगे, सक्षम पाएंगे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में। और ये जो हमारे अंतरूनी, बाह्य, भीतरी विघ्न होते हैं, ये 5 क्लेश कहलाते हैं। ये जो 5 क्लेश होते हैं, वो होता है अस्मिता। अस्मिता यानी घमंड, यानी प्राइड, मुझे सब मालूम है, मैं बेस्ट हूं, मुझसे बेहतर कौन करता है। और बाय द वे, ये सबसे ज्यादा तभी आता है जब हमने मार्केट को ट्रैक किया हो, हमारे पास बहुत ज्ञान हो, हमें लगता है कि हम मार्केट को की बहुत समझ रखते हैं, और हमें हमारे पिछले जीतों पर बहुत गर्व होता है। दूसरा विघ्न होता है अविद्या, इग्नोरेंस। मैंने या तो आधा सुना या कम सुना, या सुना ही नहीं, या किसी ने कुछ कहा और वो कर दिया बिना अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना पर्पस उसमें लगाए, तो ये हो गया अविद्या। तीसरा हुआ राग। राग होता है पोजेसिवनेस, कि ये स्टॉक मेरा है, ये चॉइस मैंने करी थी, इसलिए ये चॉइस सही है, इसको मैं कैसे छोड़ दूं, इसको मैं कैसे इवेल्युएट कर दूं। द पोजेसिवनेस विद द पोर्टफोलियो दैट यू हैव। चौथा होता है द्वेष, डिसलाइक्स। एंड दीज, ये वो विघ्न है सारे, ये वो क्लेश हैं जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी हटाते हैं, हमें बहुत ही बाह्य ओरिएंटेड कर देते हैं, ना कि अपने भीतर स्थापित। जो चौथा होता है द्वेष, द्वेष होता है डिसलाइक्स, कि मैंने अग्री कर लिया अपने माइंड में, मैं कन्विंस्ड हूं कि मुझे फला फला स्टॉक्स नहीं पसंद है, फला फला इंडस्ट्री नहीं पसंद है, फला फला प्रमोटर नहीं है, और इसलिए मैं उनकी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस भी नहीं कर पाती हूँ। एंड देन द लास्ट क्लेश इज दैट ऑफ अभिनिवेश, which is clinging on to life. क्लिंगिंग ऑन, अभिनिवेश होता है, पोजेसिवनेस के आगे होता है। पोजेसिवनेस होता है कि मैंने किया, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अभिनिवेश होता है कि कोई कह भी रहा है, मैं चाह भी रहा हूं कि मैं छोड़ दूं, मैं तब भी नहीं छोड़ पाता, क्योंकि मेरे उससे कुछ अटैचमेंट्स हैं, भले ही वो इमोशनल हो या पर्सनल हो या रिलेशनशिप बेस्ड हो। तो ये जो 5 क्लेश हैं, ये हमें ऑब्जेक्टिविटी से, क्लैरिटी से, पर्पस से शेक कर देते हैं, हमें वहां से अस्थाई बना देते हैं। तो इस गणपति पे, इस गणपति जब हम गणपति को अपने घर ला रहे हैं, तब हमें शायद सिर्फ ये प्रेयर करनी चाहिए कि गणपति बप्पा, आप तो बाह्य विघ्न संभाल लोगे, ये जो एक्ट्स ऑफ गॉड है, बिल्कुल, फोर्स है, जो मेरे कंट्रोल से बिल्कुल। बाहर है, वो आपके हाँ, हुए। और गणपति बप्पा मुझे ये विवेक और बुद्धि दे कि मैं अपने भीतर के बिल्कुल। विघ्नों को निवारण कर सकूं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अब ये तो आंतरिक विघ्न हुए हैं जो मेरे ख्याल से हर निवेशक को समझने चाहिए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को एक निवेशक के तौर पर भी समझें। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी हैं
विनायक जी जो हमें अपनानी चाहिए? और स्ट्रैटेजी से पहले मैं चाहती हूँ कि जो विघ्न हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए बाजार के लिहाज से या ओवरऑल मैं तमाम इन्वेस्टमेंट या एसेट क्लासेस के लिहाज से विनायक जी समझना चाहती हूँ। पहले तो आप हमें विघ्न समझाइए कि आपके निवेश के लिए क्या क्या विघ्न सामने हैं, और उसके बाद एक एक करके हम बात करेंगे कि इनका हल कैसे निकाला जाए या इन विघ्नों को दूर करने के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या आप अपना सकते हैं। विनायक जी। धन्यवाद कविता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। गणपति बप्पा मोरया आपको और आपके परिवारजनों को, और जी आपको भी। बहुत बढ़िया सवाल है कि ये हमारे विघ्न कौन से हैं जो हमको रोकते हैं वेल्थ क्रिएट करने में। तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो एक विघ्न हो जाता है। जॉब लॉसेस जो आजकल होते हैं, वो एक विघ्न है। डिसेबिलिटी अगेन कभी भी हो सकती है। इन्फ्लेशन जिस पे हम ध्यान नहीं देते, अक्सर जब हम अनाप-शनाप तरीके से खर्च करते हैं, तो हम ध्यान नहीं देते कि महँगाई की दर कितनी बढ़ती जा रही है। इन्वेस्टमेंट भी हम जब लोग करते हैं, तो उस समय जब रिटर्न की बात करते हैं, तो हमेशा ग्रॉस रिटर्न देखते हैं। टैक्स की जो मार पड़ती है आपके जेब पर, उसके जो मार को नज़रअंदाज कर जाते हैं, उसको समझते नहीं हैं। एक जो बुनियादी चीज़ है जो स्पेशली पिछले 25-30 सालों में जो बढ़ी है, जो कि उपभोक्तावाद जिसको हम बोलते हैं, कि लोगों को नीड और वांट के बीच का फ़र्क समझ में नहीं आता है। कॉग्निटिव बायसेस के बारे में मैडम ने पहले ही बोला। 2-3 जो आम तौर पे जो सबसे ज़्यादा पूर्वाग्रह जो दिखाई देते हैं, जो जिनको हम बायसेस कहते हैं, वो ये है कि एक भेड़-चाल की बात होती है, लोग भेड़-चाल का पालन करते हैं, अगर वो भेड़-चाल का अनुसरण ना करें तो किसी एक स्टॉक को पकड़ के बैठ गए कि ₹10 की एनएवी, जैसे म्यूचुअल फंड की अगर ले बात करें कि ₹10 की एनएवी थी, अगर वो ₹5 की हो गई, आपको पता है कि आपका चुनाव गलत था, लेकिन आप तब तक इंतज़ार करते हैं कि जब तक वो 10 पे ना आ जाए, है ना? तो ये है। फिर कई बार ये लोग कर जाते हैं कि बड़े-बड़े जो वादे लोग करते हैं कि मार्केट आपको 12% रिटर्न दे रहा है, तो कोई आके आपको बता देता है कि आप 12% सालाना की बात कर रहे हो, मैं तो आपको 1 महीने में 3% यानी साल का 36% तक रिटर्न दे सकता हूँ। और उनकी बातों में, छलावा बातों में फँस जाते हैं। और ये मतलब एक रोज़मर्रा की बात है आजकल। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हम कहते हैं ना, पेनी वाइज़ पाउंड फुलिश, कि फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर नहीं करते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जो आई, उसमें पता चला है कि जो डीआईवाई इन्वेस्टर थे, उनकी परफॉर्मेंस वर्सेस जो लोग फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क आया है। बिकॉज़ कि वो जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो आमतौर पे लोग सोचते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर नहीं है, वो इन्वेस्टर मैनेजर है। उसका काम है आपको गलतियों से रोकना। और वही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल एडवाइजर की, उससे क्या आपको चाहिए, वो आप कई बारी नहीं बता पाते हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अगर आप लेते हैं, तो आपको वो गलतियाँ करने से रोकता है, आपकी गलतियाँ कम कर सकता है। तो ये विघ्न हैं जो आमतौर पे लोगों को पैसे बनाने से रोकते हैं। इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो पैसे बनाने से पहले मैं कहता हूँ कि आपको प्रोटेक्शन का ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके साथ-साथ आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं जो आपके साथ में, आपके दुख-सुख में साथ में हैं। तो खुदा न ख़ास्ता अगर कुछ आप व्यक्ति को कुछ हो जाए, तो इसके लिए क्या मेरे पास स्ट्रैटेजी बनी हुई है। मैं कहता हूँ कि हमेशा आप जल्दी से जल्दी हो सके तो आप प्योर टर्म प्लान खरीदिए, लाइफ़ इंश्योरेंस का टर्म प्लान खरीदिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जितने जल्दी खरीदेंगे, एक तो जब आपको कोई बीमारियाँ वग़ैरह बीपी और शुगर ये सब नहीं पकड़ी होगी, उस वक़्त अगर आप लेते हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा और वो आजीवन प्रीमियम वही रहेगा। सबसे अच्छी बात ये है। तो जितना जल्दी से जल्दी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं वो लीजिए। वो कहते हैं ना, जब क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा से बड़ा खिलाड़ी भी जा रहा हो, लेकिन वो हेलमेट, पैड, ग्लव्स पहन के जाता है, तो प्रोटेक्शन कम्स फर्स्ट। डिसेबिलिटी आज के ज़माने में इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे में बेहतर है कि आप, और या बहुत कम उम्र में भी लोगों को बीमारियाँ घर कर जाती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। इवन अगर आपकी कंपनी ने आपको दिया हुआ है, उसके बावजूद आप हेल्थ इंश्योरेंस का कुछ कवर ज़रूर लें। लिक्विडिटी की महत्ता को लोग कम आँकते हैं, लेकिन जब जॉब लॉसेस होते हैं, तब समझ में आता है कि लिक्विडिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। या अदरवाइज़ भी कोई
कोविड के समय में हमने देखा है कि लोगों के बिज़नेस की भी बहुत बुरी गति हो गई, कइयों की। तो ऐसे में अगर आपने लिक्विडिटी का ख़्याल नहीं रखा है, तो कम से कम 4 से 6 महीने का जो आपका हाउसहोल्ड एक्सपेंस है, जो घर का खर्चा है, मान लीजिए आपका घर का खर्च 75,000 रुपए महीने का है। बॉम्बे में तो नहीं चलेगा उससे, लेकिन अगर है तो कम से कम साढ़े 3-4 लाख रुपए आपके पास हमेशा लिक्विड में होने चाहिए। वो भले ही वो लिक्विड फंड हो या आप सेविंग में रखें या एफडी करके रखें, जो ईज़िली अवेलेबल हो। अ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में हमेशा ये ध्यान रखिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, कविता जी की 10 साल की एफडी करते हैं और स्टॉक में 6 महीने में पैसा डबल करना चाहते हैं। होना जबकि उल्टा चाहिए कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको ऐसे एसेट क्लास चुनने चाहिए, जो इन्फ्लेशन को बीट करे, जो टैक्स एफिशिएंट हो। तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भले ही वो शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होगा, चलेगा, लेकिन बिल्कुल, उसमें ऐसे जगह पे निवेश करिए जो आपका ग्रॉस बिल्कुल। रिटर्न ना देखने के बजाय आप नेट हुँ, रिटर्न पे ध्यान दीजिए कि हुँ। रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्स पे ध्यान दीजिए। चलिए, फाइनली बिल्कुल। don't ignore the prioritize over want and asset allocation is the key. The most important thing is the asset allocation. उसको बिल्कुल ना भूलिए। नीड और वांट की बात करता हूँ फाइनली कि जैसे गणेश जी का वाहन था चूहा, गणेश जी का वाहन चूहा है। इतने बड़े शरीर को उन्होंने कहा कि नहीं मेरा एक छोटे से चूहे से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग बड़ी-बड़ी ईएमआई लेके बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं। खुद को चलाने के बजाय दूसरों को दिखाने के चक्कर में बहुत सारे कर्ज ले बैठते हैं। तो इन चीज़ों से अगर आप जब बचेंगे तो निश्चित ही फाइनेंशियल आपके प्लानिंग को विघ्न लेकर जी, तो हरने की फाइनेंशियल प्लानिंग को क्षमता बढ़ लेके जो जाएगी। मेन थंब रूल्स हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके मेन थंब रूल्स हैं, उन्हीं को अगर आप संज्ञान में रखें, उन्हीं को आप अगर ध्यान में रखें, तो काफ़ी हद तक वो अपने आप ही आपके जितने भी विघ्न हैं पोर्टफोलियो को लेकर वो दूर कर सकते हैं। लेकिन देखिए, विघ्न जब आपकी ज़िंदगी में आते हैं, वो भी किसी मकसद से आते हैं। आपको एक बेहतर इंसान बनने और एक मजबूत इंसान बनने में जो है वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं, और इसीलिए विघ्नों को जब आप पार कर पाते हैं, तभी ही आपकी असली शख्सियत जो है वो सामने आती है। अब ऐसे में जब तक विघ्न नहीं आएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हम अपनी ज़िंदगी के किस सेक्टर में, इफ़ आई कुड जस्ट यूज़ द मार्केट लैंग्वेज, कहाँ पर अपनी ज़िंदगी के किस पहलू में आप कमज़ोर हैं, है ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक तो विघ्नों से डरना नहीं है, उन्हें एक स्ट्रगल और एक टेस्टिंग टाइम समझकर आपको आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, आपका रिएक्शन जो है वो काफ़ी मायने रखता है। और ऐसे में एक आपने कुछ बातें शुरुआत में बताई, कुछ मंत्र आपने बताए कि सरेंडर कर देना एक सही बात है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा, इंसानी फितरत जो होती है ना एका, वो ग्रीड और फियर के बीच घूमती ही रहती है, जहाँ तक आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, है ना, अगर आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर लोन है, आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका रिटायरमेंट जो है आपको देख रहा है, बस कुछ ही सालों में अब शुरू हो जाएगा, नौकरी नहीं रहेगी, कमाई भी नहीं रहेगी। अब ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में लाना और गलत डिसीजंस लेने से बच पाना। यही वो समय है जहाँ पर आप अधिकतर समय हमने देखा है कि लोग गलत प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अब मूल बात तो यही है कि आप पहले से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए, तो इस तरह के विघ्न आपके सामने ही नहीं आएंगे। लेकिन नहीं हो पाता है, बहुत सारे भारतीयों के साथ ये नहीं हो पाता है, ठीक है। अब ऐसे में भगवान पर तो भरोसा रहता ही है एका, ठीक है, हम उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करें, लेकिन कितना भगवान भरोसे भी छोड़ना चाहिए, है ना। और क्या बोलना चाहिए उस वक्त, फिर बप्पा को उस वक्त क्या कहना चाहिए कि अब हमें जो है पार कर लो, हमसे गलती हुई है, हमने समय पर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत नहीं की है, बताइए। पिता विनायक ने बात करी मूषक की, चूहे की, जो जी गणपति के सवारी हैं। उन्होंने कहा जी कि भाई देखिए, वही एक बड़ी बेसिक सी हमें वहां से सीख मिली कि भाई इतने विशाल गणपति, लेकिन उतने बिल्कुल। जरा से कितने संतुष्ट हैं। हम्म। हम लोग जब जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तब हम ये भी कहते हैं कि गणपति की जो सवारी है वो छोटे से मूषक वो इसलिए भी है क्योंकि भगवान जी, गणपति जी अपनी रिस्क एनालिसिस बहुत कंप्लीटली करते हैं। तो इतने विशाल हैं वो कि जहाँ पे वो नहीं घुस पाते, वहाँ पे वो अपने छोटे से मूषक को भेजते हैं कि जाओ जाके फाइन फाइन प्रिंट रीड करो, जाओ देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, जाओ मेरे रिस्क्स मिटिगेट करो। और इन दोनों को मिलाकर
जो मुझे समझ में आया, हमने ये तो कह दिया कि हमने गणपति बप्पा से कहा कि भाई बाह्य विघ्न आप हरिए, हमारे भीतर के विघ्नों पे हम काम करेंगे, लेकिन उन विघ्नों को हटाने के लिए हम क्या लाएंगे अपने भीतर, उसको कहते हैं हम षड संपत्त। षड संपत्त होती है वो क्वालिटीज जो अलाउ करती हैं हमें कि हम घबराएं नहीं, पेशेंस रखें, फॉरबियरेंस रखें। ये षड संपत्त होती है और मैं बताऊंगी कि हम क्यों इनकी बात कर रहे हैं। षड संपत्त 6 होती है। क्षमा, विच इज अ काम माइंड। दमा, विच इज हमारे सेंसेस भी कहीं बहुत ज्यादा टेम्प्ट ना हो जाए, आपके आपके सेंसेस और आपकी सोच सेम हो, कि आप रिटर्न से टेम्प्ट तो हो रहे हो लेकिन आप समझ रहे हो, जैसे विनायक जी ने कहा, आप समझ रहे हो कि ये रिटर्न रियलिस्टिक नहीं है एंड देयरफॉर गेट ऑब्जेक्टिव। तितीक्षा, फोरबियरेंस, पेशेंस, वेट, हो जाएगा भाई, 6 महीने में ना मिलता रिटर्न। डे ट्रेडिंग ना करें, पंटिंग ना करें, उसको आप स्पेशलिस्ट पे छोड़ दें, स्टे द कोर्स। उसके बाद होता है श्रद्धा। दिस इज वेयर कविता आप कहते हो फेथ, कि अगर मैंने सब सही इंटेंशन से लिया है, मैंने निष्काम कर्म किया है, मेरे जो इंटेंशंस है, मेरी जो नियति है, वो मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे पेरेंट्स का टेक केयर, मेरे परिवार के बारे में है, मेरे दंभ से, मेरे मद से, मेरे लोभ से, मेरे अहंकार से लिंक्ड नहीं है, तो उसमें श्रद्धा आ जाती है। अपने आप को इवैल्यूएट करना कि तुम्हारी इंटेंशन क्या है। और उसके बाद होती है उपारति, कि भाई आज जो मिल रहा है उसको एंजॉय करो, आगे के बारे में घबराओ मत, अभी से मत घबराओ, जो आएगा वो आएगा, उसके बारे में आज तुम कुछ नहीं कर सकते, आज तुम सिर्फ प्रेजेंट को एंजॉय कर सकते हो। और लास्ट होता है, जो विनायक ने भी कहा, समाधान, विच इज प्योर कंटेंटमेंट। अब ये चीजें अपने भीतर लाने के लिए, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग कविता, क्योंकि ये सारी चीजें, ये षट संपत्त अपने आप में कल्टिवेट करने के लिए, अपने आप में स्थापित करने के लिए, हमारे जो बाह्य विघ्न है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मोटिवेशन भी मेरा है, इंटेंशन भी मेरी है, प्लानिंग भी मेरी है, कर्म भी मेरा है, डिसीजन भी मेरा है, जजमेंट और एनालिसिस भी मेरा है। एंड ये जब मैंने पास्ट में नहीं किया, आपको खुद को क्षमा कर पाना कि मैंने पास्ट में नहीं किया, आज से शुरू कर रहा हूं, लेकिन अब जब से शुरू कर रहा हूं तब से अपने आप को स्थापित करके, खुद को क्षमा करके, और खुद का लोभ, अहंकार, मद, मात्सर्य, क्रोध हटा के, यदि आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आप वाकई में पाएंगे कि आप निष्काम हैं। यू आर ट्रू टू योर स्ट्रेटेजी, योर ऑब्जेक्टिव अराउंड इट। आप घबरा नहीं रहे हैं और अपने भीतर में स्थापित है, और तभी आपके पास गणपति बप्पा की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रहेंगी, उनका आशीर्वाद रहेगा। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की भी बात है, आपको अपने आप पर भरोसा रखना भी होगा और तभी जाकर मेरे ख्याल से आप आज में जी पाएंगे। और हाँ, पूरा समर्पण जो कि आपको ईश्वर के उस योजना पर डालना होगा जो उन्होंने आपके लिए बना रखी है। लेकिन फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कई बार विनायक ऐसे होता है कि हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जैसे कि शेयर बाज़ार में ही बहुत सारे लोगों को अभी उनके पोर्टफोलियो में पिछले 2-3 साल के मुकाबले घाटा दिखाई दे रहा होगा। और मेरे ख्याल से पिछले 1 साल में तो बाज़ार ने कुछ कमाकर भी नहीं दिया है। तो ऐसे वो तमाम लोग, वैसे तो हम देख रहे हैं कि महीने दर महीने एसआईपी के आंकड़े बढ़ ही रहे हैं, डीमैट अकाउंट्स भी हम देख रहे हैं बढ़ ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोगों की भागीदारी इक्विटी बाजार में बढ़ रही है विनायक। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि डर भी रहे हैं बाजार की चाल से, और वो आमतौर पर ऐसे ही लोग हैं जो पहले अब नए निवेश के इस पूरे पहलू में आए हैं। उन्होंने पहली बार ही इक्विटी बाजार से अपना जो है कनेक्शन किया है और वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका अनुभव अभी चल ही रहा है। अब ऐसे में कैसे एक रणनीति समझकर आगे बढ़ जाना, जो गलतियां हुई हैं उससे सीखना और एक और मौका अपने आप को देना पोर्टफोलियो बनाने के लिए और इक्विटी एज एन एसेट क्लास पर भरोसा जताने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि एक बार अगर आपको झटका लग गया तो आप वापस से यू विल फॉल बैक, फिक्स डिपॉजिट, सोना, रियल एस्टेट, आपका विश्वास फिर उसमें चला जाएगा। हालांकि रिस्क वहाँ पर भी होता है और कई बार हम उसको फैक्टर नहीं करते क्योंकि हमारी प्राथमिकता होती है हमारे कैपिटल को बचाना, और महंगाई हालांकि आपकी कमाई को वहाँ पर नहीं बचा सकती है। तो अपने आप को कैसे माफ़ करके आगे बढ़ा जाए अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज़ में। आजकल तो नॉलेज पाने के बहुत सारे माध्यम हैं विनायक, सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा अपने आप स्ट्रैटेजीज़ ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो भी नॉइज़ है। हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे आगे बढ़ें?
थैंक यू सो मच। मेरे दिल के करीब है ये सवाल क्योंकि जब तेजी होती है ना तो कहते हैं कि मेढक टर्राते हैं, लोगों को कोयल की बात में भरोसा नहीं होता। तो हमारे जैसे लोग जो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, उस पे लोगों को भरोसा नहीं होता है। तो उनको मेढक के टर्राने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अगर हम गणेश जी से ही सीख लें, जो कि आप अभी स्क्रीन पे भी दिखा रहे थे, कि आपको सुनना बहुत अपने जो कान में आ रहा है आपके नॉइज़ बहुत है, लेकिन उसको फ़िल्टर करना आपको आना चाहिए। वो ज़रूरी है कि आपको कट द क्लटर, जो अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि उस क्लटर को काटना ज़रूरी है। फ़ोकस्ड अप्रोच रखने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा बोरिंग होगा, आपके पैसे बनाने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अगर आप करें, तो आप एक्साइटमेंट ढूँढने के लिए यहाँ पे मत आइए। एक्साइटमेंट के लिए बहुत अलग-अलग चीज़ें बनी हुई हैं। लोगों के लोग जब पैसे गँवाते हैं या बनाते हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है उनका पैसे के प्रति व्यवहार। और अगर आपको सीरियस वेल्थ क्रिएट करनी है ओवर लॉन्गर पीरियड, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, उसको आपको लीवरेज करना है। एक है आपका धैर्य, अनुशासन, और जब आप ये 2 कॉम्बिनेशन करते हैं, तो आपको कंपाउंडिंग का आपको भरपूर फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन उस दौरान तमाम उतार-चढ़ाव गुज़रेंगे, आप उसको नज़रअंदाज करना मुश्किल है, लेकिन अपने आप को अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र अच्छा है, तो आपको कंट्रोल करके रखेगा ही। लेकिन अगर नहीं है और आप खुद स्वयं से अगर आप जब कर रहे हैं, ऐसे में आपको जो न अनुशासन है, धैर्य है, उसका आपको पालन करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ दूसरों की गलतियों से सीखें। तो दूसरों की गलती से सीखने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपकी जेब से कुछ नहीं जाता, और ऐसे तमाम सारे आपको अनुभव मिल जाएँगे। सोशल मीडिया पे भी, अपने आस-पास भी अगर आप देखें कि लोग जब भी पैसे जल्दी बनाने के चक्कर में आते हैं ना, तो आम तौर पे लोग पैसे गँवाते हैं। जब आपको सीरियस वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको लंबे समय तक के लिए निवेश करने के लिए आपको धैर्य और अनुशासन का पालन करना होगा। मैं आमतौर पे जो लोगों को समझाता हूँ कि जिस माइंडसेट के साथ आप एक वो महँगी वाली इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, और मिलता आपको सिर्फ़ 5% है। माइंडसेट आप ये रखिए कि मुझे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। माइंडसेट ये रखिए कि जब आप रियल एस्टेट खरीदते हैं, तो आप कभी ये नहीं सोचते कि मैं इसको 3 साल बाद बेच दूँगा। भले ही वो 2 साल, 3 साल दोगुना रिटर्न उसका दिख रहा हो, एट लीस्ट ऑन पेपर। तो माइंडसेट की बात है कि जब तक आप अपने माइंड को कंडीशन जैसे अगर कर लें कि मुझे लंबे समय के लिए निवेश करना है, और थोड़ा-सा गणित सीख लीजिए एकदम बेसिक 7वीं 8वीं का, कि कंपाउंडिंग जितना ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगे, उतना आपको आपके जो पोर्टफोलियो के वैल्यूएशन में है, आपको पता चलेगा कि एक चमत्कार-सा हो रहा है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप, चूँकि गणेश उत्सव का माहौल है, तो गणेश जी को आप एक वंदना कर दीजिए कि अंतर्यामी एक तुम आत्मा के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार। कि मैंने अब सब कुछ अपने हिसाब से लोगों से, एक्सपर्ट की सलाह लेके तो कर लिया है। अंततोगत्वा गणेश जी की कृपा होगी तो आपका वेल्थ क्रिएट होगा, और ये वो विघ्न सारे हर हर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मेरे ख़्याल से बहुत सारे ऐसे पहलू जो आपने बताए और इनको न सिर्फ फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में, बल्कि हम सब अपनी ज़िंदगी में भी इनको लागू कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद एका आपका, विनायक जी आपका समय दिया और दर्शकों से बातचीत की, बताया कि कैसे बप्पा का आशीर्वाद उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बना रहे। धन्यवाद। चलिए, इसी नोट पर हम एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं और जल्द वापस लौटते हैं।